बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये तो तय करता है कि अगले एक साल में आपकी जेब पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, शिक्षा पर कितना खर्च होगा और साथ ही देश के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार कैसी होगी। इतना ही नहीं, इससे भी आगे लगभग सारे के सारे क्षेत्रों की उम्मीदें और उनकी रियायतों के लिए किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, ये सब कुछ तय करता है बजट। सीधे शब्दों में कहें तो बजट हर भारतीय नागरिक से सीधा जुड़ा हुआ है। बजट से हर सेक्टर को कई सारी उम्मीदें हैं और इसी तरह की उम्मीदें रियल एस्टेट सेक्टर को भी है। और इन उम्मीदों के जवाब तलाशने के लिए ईटी नाउ स्वदेश बजट यात्रा आपके लिए लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं सातवा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी शिवम अग्रवाल। शिवम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मानसी। मेरा सबसे पहला सवाल, एज दे से बैंगलोर रियल एस्टेट लीप्स एंड बाउंड्स, जिस तरह से हमने देखा है इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस बार के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर लगाकर चल रहा है और किस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से आगे आप देख रहे हैं? अभी इंडिया में आई वुड से मानसी कि रियल एस्टेट का सबसे अच्छा समय है आज के दिन। आप सभी एसेट क्लासेस को देखोगे तो कमर्शियल रियल एस्टेट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। पिछले 3 सालों में एवरी ईयर की जो अब्जॉर्प्शन है ऑफिस की हर साल रिकॉर्ड रही है और इस साल भी वैसी एक्सपेक्टेशंस है। तो डिमांड बहुत हाई है एंड आई थिंक सप्लाई एंड जो ग्रेड ए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की थॉट प्रोसेस है वो आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अमंगस्ट ऑल द डेवलपर्स। रेजिडेंशियल को भी देखोगे तो एवरी ईयर आई थिंक हर कंपनी की, आप सब रियल एस्टेट कंपनी को देखो, 4-5 साल में बहुत ग्रोथ हुई है और रेजिडेंशियल सेल्स भी उनकी बहुत डेवलप की है। तो आई थिंक ओवरऑल सेक्टर में बहुत पॉजिटिविटी है। नए एसेट क्लासेस आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स अभी हॉट टॉपिक चल रही है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एआई बूम एंड आई थिंक कंप्यूट की नेसेसिटी के कारण। I think budget में ease of doing business in terms of infrastructure and in terms of infrastructure status for the industry, that would be great. वैसे भी GST में बहुत clarity आ गई है, पर अगर थोड़ी better clarity आए, थोड़े और policies आए which could help development be a little bit easier, I would say वो उसकी उम्मीद रहेगी हमें। और आई थिंक मेनली सिंगल विंडो पॉलिसी होती तो इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टेट वाइड अथॉरिटीज एक सेंट्रलाइज सिंगल विंडो पॉलिसी होती फॉर अप्रूवल्स, तो आई थिंक सब डेवलपर्स की लाइफ थोड़ी बेटर रहती। Easy and better. Yeah. Two things I would want to pick. एक तो data centers की आपने बात कही. If you would want to throw some light on the GCC because that's the latest development जो आप भी consider करके चल रहे हैं, and at the same time when you say about the numbers, now that came into my mind while you were speaking. The quarterly updates of various companies जब हम देखते हैं, the sales are going next level, be it any state for that matter in terms of real estate. You are one of the sector leader in the state, in the city for that matter. कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको मदद कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ग्रो दिस लेवल? आई थिंक ओवरऑल जैसे आप बोलते हैं ना, जीसीसी डिमांड इंडिया में इज एट एन ऑल टाइम हाई। आज के दिन 1700 जीसीसी हैं, 5 साल में 2500 की प्रोजेक्शन है। जीसीसी जब बनते हैं दे आई थिंक हायर अबाउट 1.9 मिलियन, 19 लाख पीपल अभी जीसीसी में काम करते हैं। और जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे टैलेंट पूल की अब्जॉर्प्शन और
you know, the number of people who are employed in the country under GCC sort of structure also increases. With that, pay increases, and with pay increasing, you know, my demand for residential definitely goes up. Plus GCCs पहले के दिन आप 10 साल पहले देखते तो इंडिया को आउटसोर्सिंग सेंटर माना जाता था. आज के दिन वो R&D और इनोवेशन सेंटर बन चुकी है, और ये स्टैटस में ग्रो कर रही है. तो इट्स नॉट ओनली it's not only a cost arbitrage, I would say today, it's also the quality of the talent pool which is promoting this GCC growth. So anything that has you know, जैसे ही number of GCCs grow करते हैं country में, हमारी office space की absorption भी increase करेगी. Data centers के मामले में mainly because of AI and compute, आज के दिन I think India has 6 gigawatts of data center provisions. आज के दिन अमेरिका में 15 गीगावाट है. तो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मेनली बॉम्बे और चेन्नई में ग्रोथ दिख रही है डेटा सेंटर्स की, पर इट कांट बी लोकलाइज्ड टू दीज टू सिटीज. इट्स अबाउट फाइबर एक्सेस, फाइबर केबल एक्सेस. But you slowly see Bangalore and Hyderabad also coming up that rung. That's right. So I think data centers I think there's still a little bit of policies and a little bit of power. Mainly data centers में power और water supply की issue रहती है. But as the whole infrastructure improves of the country, I think you know, we should see a lot of these more data centers coming up. Mainly and spreading out of just these two clusters, which are Bombay and Chennai, to Bangalore and Hyderabad and the rest of the country as well. Okay, when you say there's a long way to go, at the same time we have that space and opportunity, right? Yeah. Yes, other countries have developed to that extent, but हमारे पास वो opportunity अभी बाकी है. Having said that, data centers की बात हमने कही, but apart from that, if we talk about the overall real estate picture, and let's say for example the parks, the road and infra, the metro development, how do you see Bangalore placed and what it is that is required going ahead? I think you know, Bangalore पिछले 30 सालों से is known as the tech capital of India. So in terms of demand, I think you know, we've got that sort of bucket ticked. Now what would really help Bangalore is you know, some of the other quality of life aspects. You know, we have grade A office buildings, but you know, when you leave your office building to go back home, it takes an hour and a half. You just moved to Bangalore, Yes. so I'm sure you understand how interesting the traffic It's tricky, I would say. Yeah, you got to really time your exit. Mumbai has the same kind of a traffic, but then Bangalore's traffic is tricky. Bangalore's traffic stays put for a long Yeah, time. yeah. So I think if we are able to improve the metro infrastructure, and I see जैसे कि अगर आप नॉर्थ बैंगलोर देखोगे तो मेट्रो बन रही है. आई थिंक नेक्स्ट अप्रैल तक चालू हो जाना चाहिए वो. और वो ऑफिस कॉरिडोर भी बहुत डेवलप कर रहा है. एंड हम वाइट फील्ड में हैं आज के दिन. वाइट फील्ड पहले जब मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं था तब से अगर किसी को मैसूर रोड से वाइट फील्ड आना था तो उनको 1.5 से 2 घंटे लगते. Correct. आज के दिन मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैसूर रोड जा सकता हूँ इन अबाउट 40 मिनट्स. तो आई थिंक मेट्रो बन रही है एंड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर आई थिंक जिस स्पेस पर सिटी ग्रो कर रही है उस हिसाब से थोड़ा और you know, we can add more lines. मैं अभी जापान में था और वहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी देख के बहुत इम्प्रेस था. तो आई थिंक मेट्रो एंड ट्रेन कनेक्टिविटी, सो नॉट ओनली विद इन द सिटी बट ट्रेन connectivity to prefectures outside the city. Correct. And I think that would be a great way to see Bangalore grow as well. Bangalore has spread out a lot. It's grown in all directions. But I think office has its favorite corridors. जैसे Whitefield में है, this is one of the booming corridors. Outer Ring Road है, which is the highest, or you can say the largest absorption of office spaces in a micro market in all of India. वैसे ही North Bangalore develop हो रही है. So I think थोड़ा policy focus on developing clusters could really help increase absorption and make quality of life a little bit better, I would say as well. Shivam, like you rightly said, Bangalore in terms of growth is growing
literally everywhere. Yeah. And that's not just limited to residential or commercial real estate. But then when we talk about Bangalore, as they say, the Silicon Valley of India, Yeah. the tech hub, so there are the tech parks as well. Yeah. So ET Now स्वदेश की ये मुहिम है बजट यात्रा, और इसके तहत हम सरकार तक तमाम सेक्टर्स के लीडर्स की और साथ साथ आम लोगों की बात भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, अमूमन ये मैं ये कहती कि निवेशकों को आप क्या कहेंगे, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर एंड द बैंगलोर रियल एस्टेट हैज़ सो मच, देयर आर सो मेनी सब सेगमेंट्स, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को आप किस तरह की एडवाइस देंगे, और बजट से लेकर आपकी उम्मीदें इन क्रिस्प, इफ यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू टॉक टू द गवर्नमेंट. ऑनेस्टली गवर्नमेंट से यही बोलूँगा, जो अप्रूवल प्रोसेस है अगर उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, सिंगल विंडो सिस्टम, तो आई थिंक दैट वुड बी even better in terms of newer infrastructure that we develop, the timeline of developing newer infrastructure. I think demand है, जैसे मैं बोलता हूँ, पर supply needs to catch up. And supply not on paper but actually executed supply, and I think approvals, अगर approval के process में अगर थोड़े changes आ सकते हैं और थोड़ा streamline हो सकता है वो process, तो I would say that would be a very good thing for the entire industry. Viewers से ये बोलूँगा कि अगर आप investment करने की कोशिश कर रहे हैं तो invest in real estate especially. I would say look at newer asset classes. REITs are very big in India now, और ecosystem बहुत develop हुआ है REITs का, especially जो अभी आज के दिन 5 REITs हैं. I'm sure आगे जाके बहुत सारे और होंगे, but look at office locations, look at office quality of buildings that are there, and the quality of the tenants, and explore those asset classes to invest. If you're looking at buying a house, I would say buy a house in upcoming corridors. Like आज के दिन Bangalore की example दूंगा, तो North Bangalore बहुत develop हो रहा है, तो that could be a good corridor to look at, especially because offices are moving there as well, and metro connectivity. And I would say that would be because that is the future, and ultimately we only have so much time in our lives. That's right. And how much ever you can save is time for your family and for your other things, right? So I would say use public infrastructure a little bit more, invest with the public infrastructure as it's developing, and we have a good ecosystem of developers who are trying to give the best quality of assets to you all. So I would say work with them. That would be a great sort of takeaway from this, and a message that I would like to give. But mainly for the government, approvals would be something that we could really streamline the process of. That would be a real game changer. Absolutely. शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए. आपको और सत्वा ग्रुप को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं. Thank you so much. Thank you. बजट यात्रा के इस खास सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सीईओ संजीव कुमार गुप्ता जी से. संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर. सबसे पहले आपका समय देने के लिए आपका शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. पहले आपका स्वागत है बेंगलोर में जी, जिसे हम स्टार्टअप कैपिटल बोलते हैं, एब्सोल्युटली, जिसे हम टेक कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम GCC कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम यूनिकॉर्न कैपिटल बोलते हैं. और अब तो हम बोलते हैं कि इमर्जिंग टेक क्लस्टर्स की हमारी यूनिकॉर्न बनने वाली है यहाँ पे. एब्सोल्युटली. आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया संजीव सर. एंड सिंस आपने स्टार्टअप से शुरुआत की, टेकिंग इट राइट फ्रॉम देयर, बियॉन्ड बेंगलुरु इनिशिएटिव से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी. करीब 4 साल पहले इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, एंड तब से लेकर अब तक शानदार प्रतिसाद मिलता हुआ भी दिखा है. हाउ डू यू सी द आइडिया बैंगलोर से बाहर स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का, एंड अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? देखिए,
बियॉन्ड बेंगलुरु मिशन जो है वो हमारे राज्य सरकार का एक बहुत ही प्रमुख अभियान है। कारण इस बात का है क्योंकि हमें लगता है कि एक इवन ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए ऑल अक्रॉस द स्टेट, और हमारे जितने भी बेंगलोर के बाहर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको हमने मिला के एक 6 क्लस्टर्स बनाए हैं। मैसूर एक हमारा क्लस्टर है, मैंगलोर एक हमारा क्लस्टर है, शिवमोगा, टिमकोर, हुगली, बेलगांव, धारवाड़ एंड कलबुर्गी हमारे ये बाकी क्लस्टर्स हैं। तो पूरे हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो पिछले 4 साल में हमने स्टार्ट किए थे मैसूर को, मैंगलोर को, हुगली, बेलगांव, धारवाड़ को। स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के साथ, उनके हमारे पास 2 प्रमुख सवाल होते हैं। पहला प्रमुख सवाल होता है कि संजीव जी हम अच्छे हैं, आपका प्रदेश ही बहुत अच्छा है और बेंगलोर तो खैर बहुत ही अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये बताइए अगर हम मैसूर जाएंगे तो वहां पे टैलेंट कैसे मिलेगा और वहां का इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा होगा। तो हमारा तो एक बहुत प्रमुख भूमिका बन जाती है कि हम इन दोनों विषयों पे बहुत अच्छे से विचार करके कुछ काम करें। तो पिछले 4 साल से हमने काफी काम करने की कोशिश की है इस दिशा में, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास 138 कंपनियों ने सेटअप की अपनी ऑपरेशंस इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और तकरीबन करीब 10,000 के आसपास लोगों को हमने रोजगार मिला है वहां पे। और स्टार्टअप की भूमिका में देखें तो रफली कुछ चंद गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे जो कि उभरते थे। आज हमारे पास ये भूमि है कि हमारे पास 2,500 से आसपास स्टार्टअप्स हैं, उस लोकेशन से निकल के आते हैं। बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे भी हैं आइडियाज पे, लेकिन ये उभर के बाहर आए हैं, और वो सारे के सारे कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो लोकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं और जो ग्लोबल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। प्लस इस जरिए में हमने स्टार्ट करने कैसे किया, हमने स्टार्ट किया कि उनको पहले बताना है कि आपके आइडियाज में दम है। Absolutely. राइट, Cushion. Give them cushion. एक्चुअली तो उस आइडियाज को हम थोड़ा सा मेंटर करने की कोशिश करते हैं थ्रू हमारे प्रोग्राम में एक न्यूज इनोवेशन नेटवर्क। जब आइडिया को हम नरिश करते हैं तो उसके बाद उनको फिर पीओसी बनाना होता है। तो हमारे पास प्रोग्राम है एलिवेट, हम अब तो 50 लाख रुपए तक का उनको ग्रांट करते हैं। आज मेरे ख्याल से करीब हमने रफली और अराउंड 1,000 के आसपास जब हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं हर साल हम एलिवेट प्रोग्राम के अंदर, मोर देन दिस 1,000 एक्चुअली। तो हमारे पास तकरीबन करीब मान के चलो 30% जो एप्लीकेशन हैं वो सिर्फ इन्हीं क्लस्टर से आती हैं, और एक्चुअली 30% वुमेन भी होती हैं। ओके। तो और उसमें सारा लाभ जो है उन्हीं के पास जाता है, अप टू 50 लाख ग्रांट जाता है। तो ग्रांट के पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट भी हैं। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए हमने देखा कि क्लस्टर सीड फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, जिसमें कि हमारे पास सीड फंड है जो सिर्फ क्लस्टर के स्टार्टअप्स के लिए होगा। मान लो आप मैंगलोर से हैं मैडम, और आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, आप परेशान हो रहे हैं, तो हमारा एक सिर्फ मैंगलोर के लिए हमारे पास एक क्लस्टर सीड फंड है स्पेसिफिक। तो हर क्लस्टर के स्पेसिफिक हमने एक सीड फंड बनाया है। फिर हमारे पास कर्नाटक एसिलेटर नेटवर्क है जिसके जरिए हम एक एसिलेटर प्रोग्राम यानी कि हाई क्वालिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि अपने बिजनेस को वो चंद रेवेन्यू से एक बड़ा रेवेन्यू पे खड़ा कर सके, स्केल अप कर सके अपने बिजनेसेस को। तो वो प्रोग्राम हमने चालू किया, वहां पर वो भी है। हमारा बियॉन्ड बेंगलुरु ब्लू प्रोग्राम है जिसमें कि हम सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को निकालते हैं, हर 6 महीने में 10 टॉप निकल के बाहर आते हैं, और वीसीज को हम उनको ट्रेवल कराते हैं उस लोकेशन पे और उनको बोलते हैं आप उनकी बात सुनिए। और जब उनकी बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बियॉन्ड बेंगलुरु के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक जान है, और उसके बेसिस पे वो आगे चर्चा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की और अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो जर्नी है वो बहुत ऐसे बढ़ रही है। हमारी जब रिसेंटली पॉलिसी आई है लीप पॉलिसी, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, विच इज 1,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट अनाउंसमेंट लास्ट टाइम हुआ था, और उसमें काफी कार्यरत भी हो गए। उसमें कैसे कार्य कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी कैसे इंक्रीज हो सकता है, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेट इन इटसेल्फ, एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें इनोवेशन की भूमिका कैसे होगी, हाउ इनोवेशन विल बी लीडिंग दिस ग्रोथ जर्नी। तो उसमें हमने सोचा कि इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। तो अभी पिछले 1 साल के अंदर कुछ महीनों पहले ही 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने अप्रूव वहां पे हुए, सरकार ने अप्रूव किए। एक है हमारे पास एआई के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक डिफेंस के ऊपर हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एग्रीटेक के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये तीनों हमारे कहाँ अप्रूव है, सीधे बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर्स में। बैंगलोर में इटसेल्फ हमारे पास करीब 20 के आसपास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं ऑन एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, सो मेनी अदर थिंग्स। सी कैंप एंड BBCs and art parks are some of the names to take it up. लेकिन उनकी मेंटरशिप में और कितने इंस्टीट्यूट को खड़ा कर सकते हैं हमारे बियॉन्ड बेंगलुरु में, वो हमको देखना है। तो 3 तो आ चुके हैं हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी, और आगे बढ़ना है हमारे पास। हम एक डीप टेक के ऊपर काम करना चाहते हैं, फंड ऑफ फंड पे काम करना चाहते हैं, बियॉन्ड बेंगलुरु एलिवेट प्रोग्राम लेना चाहते हैं। ह्यूज फोकस हमारे पास है सिर्फ स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बुलंद बनाने का इन सारे
इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। संजीव सर, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो जिस पैशन के साथ आप बियॉन्ड बेंगलुरु इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, एंड थिंग्स व्हाट यू हैव ऑन द प्लेट राइट नाउ एंड थिंग्स व्हिच यू आर थिंकिंग फॉर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इनिशिएटिव, I can say I could gauge how much important it is and how big a success it is. और दूसरी बात कि रोज़गार की आपने बात की, इस इनिशिएटिव से रोज़गार उत्पन्न हो रहा है। जब हम बजट यात्रा कर रहे हैं, जब हम कई सारे सवालों की बात करें, कई सारे क्षेत्र और लीडर्स से हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए उसकी भी बात हो रही है, एंड आपने उसको भी टच बेस किया यहाँ पर। हैविंग सेड सो, यू डिड टच बेस ऑन वन थिंग कि चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज आपने बताया कि एक तरह से कॉन्फिडेंस पैदा करना था कि बियॉन्ड बेंगलुरु भी जा सकते हैं। इसके अलावा किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और साथ ही वर्कफोर्स, बिकॉज in a metro like Bangalore, people would like to stay. But when you're talking about moving away from there, कितना comfortable है और किस तरह से इसे आप mitigate कर रहे हैं? करेक्ट। सो आई थिंक अगर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट के जो दो पैरामीटर्स मैंने बताए थे आपको कि टैलेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम पे हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है, और उस पर तुमने काफ़ी काम किया है कि हमारे पास अब इस समय हर एक क्लस्टर से, हमारा जो मैं बात कर रहा था आप इमर्जिंग टेक क्लस्टर से, हर एक टेक क्लस्टर से तकरीबन करीब 15 से 30 हज़ार के आसपास हमारा टेक्निकल ग्रेजुएट्स पास आउट होता है, और रफली करीब 15,000 से 50,000 के आसपास पे लोग ऑलरेडी टेक्निकल रिसोर्स उसमें डिप्लॉयड है, यानी एम्प्लॉयड है राइट नाउ इकोसिस्टम के अंदर। द चैलेंजेस जो हमें समझ में आती है कि अब इकोसिस्टम और इनोवेशन एंड द टैलेंट वो तो है हमारे पास, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास चाहिए, ये लगता है उनको, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें सामने आया है। फिर हमारे पास जरूरत पड़ती है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाए फॉर इंटरटेनमेंट एंड अदर स्टाफ एंड स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो बल्कि बाहर आ जाए। उसमें भी बहुत प्राइवेट पार्टीज ने बात स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैसूर में यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल स्कूल है, राइट। फिर आता है प्रोग्राम, फिर डिफिकल्टी आती है कि हमारे पास सीनियर रिसोर्सेज कैसे आएंगे, सीनियर रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, टैलेंट कहाँ से आएंगे। फ्रेश ग्रेजुएट से मिल जाते हैं, चलिए हम उनको थोड़ा सा और स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पास मिड और सीनियर लेवल पे कैसे रिसोर्स आएंगे। तो उस चैलेंज को हम समझ रहे थे, करते करते सोल्यूशन निकल के आया कि हम एक बैक टू टाइगर्स करके प्रोग्राम बनाते हैं। हमने इसको टेस्ट किया मैंगलोर के अंदर, और मैंगलोर में टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि जो इंडिया से बाहर मैंगलोर के निवासी हैं, मैंगलोर के रहने वाले हैं और आज कई जगह काम कर रहे हैं, वो वापस भी आना चाहते हैं। और वो वापस आना चाहते हैं, उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनको हम स्वागत करते हैं। या तो वो अपने खुद ही एंटरप्राइज करके नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहती है। Come back Tigers again. Right, so come back Tigers. तो उसके बेसिस हमको बुलाते हैं, और कितना अच्छा उद्देश्य के साथ हम दो चीजें सॉल्व कर रहे हैं। एक तो हमारी इंडस्ट्री की जो सीनियर रिसोर्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी हमारे गुड टैलेंट जो हमारे बाहर हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से हम बड़े सीख रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। बट चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा नए रूप में निकल के बाहर आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, न्यू टेक स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोर। करेक्ट। तो अब उसको ध्यान देना है। तो स्किल अपग्रेडेशन के जरिए हमारा एक निपुणा प्रोग्राम चालू हुआ है। उसके अंदर नई स्किल्स को हम कैसे क्विकली इंडस्ट्री के कंटेंट और करिकुलम पे इंडस्ट्री को दे पाए, और हम उसमें भागीदार बने। तो हम उनकी पूरी कॉस्ट में करीब 40% जो कॉस्ट होती है वो हम बियर करते हैं। सप्लाई साइड ऑफ द टैलेंट हम लेके आते हैं। कोर्स उनका होता है, कंटेंट उनका होता है, पार्टनर ट्रेनिंग उनका होता है, और इस जरिए हम दोनों साथ मिलकर काम करके उनको एक रिजल्ट देते हैं। लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंदर जो मैं आपको बोल रहा था, उसके अंदर बहुत इंफेसिस है इस बात का है कि हमारे पास जो टैलेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम उसको इतना शार्प और इतना एज कर लेना है कि स्किल लोकली एंड वर्क ग्लोबली। ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट है, और बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, बिकॉज ये हमें उद्देश्य दिखाता है कि हम वर्ल्ड को अपना एक अलग नजरिए से देख सकते हैं और उसको सप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स इस वक्त स्टार्टअप, बडिंग स्टार्टअप्स भी होंगे। ईटी नाउ स्वदेश ने मुहिम इसीलिए चलाई है बजट यात्रा 2026, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और हमारे माध्यम से इस वक्त सरकार जो सुन रही है उसे भी अगर कोई मैसेज आप देना चाहें? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगा, जो इतने एक एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान काम नहीं है। हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कितना स्ट्रगल करके निकल के बाहर आते हैं। तो अगर कोई इंसान खड़ा होकर कोशिश कर रहा है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाके बढ़ना है, हमें लग रहा है हम सब लोगों की उसकी मदद करनी चाहिए, वो चाहे जिस जिले में हो, जहाँ कहीं भी हो, राइट। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। एटलीस्ट अगर आप कर्नाटका में हैं तो 101% आप अकेले नहीं हैं। हमारा पूरा अभियान आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ITBIT है, ITBT है, वो सब के सब लोग सिर्फ आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपको हम कैसे और सपोर्ट कर पाएं, जिसमें कि आप जहां पर हैं वहां पर ग्रो करें।
लोकल इकोनॉमी को हमें थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा। सेकंड मैसेज, तो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं टीयर 2 टाउन्स की, जिसे आप कहते हैं, हमारे इमर्जिंग टेक क्लस्टर्स में, उनको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि हमको R&D में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि किसी स्टार्टअप के न्यू आइडियाज को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। राइट। और उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो हम लार्जर ऑडियंस को बताएं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नए सॉल्यूशंस निकल के बाहर आए। करेक्ट। ये थोड़ी सी भागीदारी जो है वो थोड़ी सी हमें दिखानी पड़ेगी। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक और प्रिंसिपल भी है कि इसमें हम कैसे भागी दिखाते हैं। लोकल इंडस्ट्री जुड़ती है हमारे स्टार्टअप के साथ और प्रॉब्लम्स को लेकर नया सॉल्यूशंस बनाती है, और वो सॉल्यूशंस फिर लोकल सॉल्यूशंस बजाय ग्लोबल सॉल्यूशंस बन जाते हैं आने वाले समय में। तो ये एक संदेश देना चाहता हूँ। तीसरा संदेश जो राज्य सरकार के थ्रू केंद्र सरकार को है कि इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें। इट रिक्वायर्स अ रियली गुड मिशन अप्रोच टू डेमोन्स्ट्रेट, एंड द भारत नीड्स दिस टाइम टू मूव अप इन द लैडर। सर जी, सो दैट वाज क्वाइट एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड माय बेस्ट विशेस KDM जो भी प्लान्स बनाकर चल रही है, आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी मीटिंग इट ऑल एंड गोइंग अहेड आल्सो। आप इसी तरह से आपके गोल्स और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाउ। थैंक यू। तो बजट यात्रा के इस सेगमेंट में हमने सुनी अलग अलग क्षेत्रों की मांगे, उम्मीदें, सरकार से आम आदमी की इच्छाएं, किसान के सपने, नौकरी पेशा वर्ग की हिसाब किताब। लेकिन अब वक्त है सरकार का, जी हाँ, इन आवाजों को बजट के पन्नों में हिस्सा देने का, क्योंकि बजट सरकार का सिर्फ एक मात्र दस्तावेज नहीं है, ये देश की दिशा और विकास तय करने वाला रोड मैप है। आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं हूं मानसी दवे और ये था बजट यात्रा स्पेशल।